आखिरी किनारे पे तान्या तार नॉवल किस्त नंबर 16। उसने नकाहट से आंखें खोली। इन दिनों उसकी तबीयत अच्छी खासी नासाज रहती थी और नासाजी की वजह कम खुराक और इलाज की कमी थी। वो सामने देखने लगी। फौजी यूनिफॉर्म में काफ़ी खूबसूरत मर्द उसके सामने खड़ा था। उसने ज़रा घबरा के इर्द गिर्द देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय उस मर्द के। वो ज़रा घबरा कर सीधी हो गई। टेक इट इजी रू। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके बेड के पास चेयर रख कर बैठ गया। कैसी हो तुम? वो उसके पास कुछ सामान खाने पीने का रखते बोले। रू ना रू ना उन्हें जानती थी, ना ही उनके साथ कंफर्टेबल हो रही थी। वो डर रही थी। तुम डरो मत मुझसे, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारी माँ को जानता हूँ, यूँ समझो उन्होंने ही भेजा है। वो मुस्कुराया, उसके सर पर हाथ रखा। माँ? रू की आंखों में गुस्सा सा उतरा और हाथ झटक दिया। शायद सामने वाला समझ सकता था, तभी उसके रवैये पे कुछ बोले बिना ही सर हिला गई। तुम मुझसे नफरत करती हो, हद से ज़्यादा। वो दांत पीस कर बोली। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। वो बोले तो रूह सर झटक गई। मैं शायद बहुत जल्द मर जाऊं, लेकिन मुझे मेरी माँ से मुंसलिक किसी शख्स से नहीं मिलना। चाहे आप। उसने वो सामान भी फेंक दिया। सामने खड़े शख्स ने उसे गौर से देखा और फिर उसके सर पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। ये उसकी अली शाह से पहली मुलाकात थी। अचानक वो ज़रा ख्वाब से जागी और सामने देखने लगी। कुछ माजी को सोचते हुए वक्त गुजर गया था काफ़ी। उसने उठकर कमरे की लाइट्स ऑन की। उसके पेशानी पर बल थे। यह कुछ उलझी हुई सी गुत्थी थी। वो कुछ देर यूं ही बैठी रही और फिर अचानक दरवाज़ा बजा। उसने दरवाजे की सिम देखा। मैम सर के ऑर्डर्स हैं, आप रेडी हो जाएं। उन्होंने कुछ लोगों से मिलने जाना है और आपको तैयार होने का कहा है। सुबह तक तो मुझे मेरी अकल के मुताबिक मालूमात मिल रही थी। वो ज़रा दांत पीस कर बोली। सॉरी मैम, मुझे इतने ही ऑर्डर्स हैं। अगर उस आदमी से मेरा काम ना होता तो मेरी जूती मानती उसकी बात। वो गुस्से से उठी और कपड़े तब्दील करने चली गई। जैनसी कुछ देर वहीं खड़ी रही और कुछ ही देर में वो बाहर आ गई। ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट पर रेड जैकेट पहने, वो अपने बालों को सीधा करके, सुर्ख लिपस्टिक लगा के, ब्लैक हिल्स पहनकर वो बड़ी मोड़नी सी चाल चलती बाहर निकली और बेजात भी उसी वक्त अंदर दाखिल हो रहा था। बेजात ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कमाल ही थी, किसी को भी उसकी जगह से हिला देती। वो जरा नखरा दिखाती हुई सीने पर हाथ बांध गई। बेजात ने उसके सामने गन में गोलियां डाली और वो गन रुख की तरफ उछाल दी। मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग्स देखनी है। ऑफ कोर्स, जब तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो तुम्हारे अंदर पूरे गट्स होने चाहिए। तुम जाओगी सबसे पहले। वो उसे उंगली के इशारे से बाहर आने का कहकर बाहर निकल गया। उन्होंने सांस हलक में उतारा। वो उससे किसी को मरवा ना दे। वो बेजात को ही मार देगी। दुनिया में से गंदगी खत्म, चलो सुकून आ जाएगा। वो उसके पीछे चलने लगी और उसके कदमों से कदम मिला गई। बेजात उसकी टिक टिक सुन सकता था। वो अपनी डिम्पल को छुपाए गाड़ी पर सवार हुआ और उनकी गाड़ियाँ आगे पीछे बाहर निकली। वो जब तक गाड़ी में रहा, मैं उसको कुछ न कुछ समझाता रहा और जब वो उस जगह पे पहुंचे तो तकरीबन अंधेरा था। वो एकदम बेजात का बाजू पकड़ गई। बेजात ने रूह के हाथों को देखा। नहीं, मैं डर नहीं रही, मुझे बस अंधेरे में नज़र नहीं आता, वरना गोलियां तो मैं चला लेती हूँ, फिक्र ना करें। वो अटकती अटकती बोली जब बेजात यूं ही आगे बढ़ने लगा। अचानक उनके आदमियों ने चुंडियों की तरह उन्हें चारों सिम से घेर लिया और बस ये देखते ही देखते रूह शेरनी हो गई। उसने हाथ झाड़ा और एक्साइटेड सी बेजात को देखने लगी। जाओ अंदर, बेजात ने कहा। रूह ने उसकी जानिब देखा। मैं नहीं मारना चाहती अभी। रूह मचल कर पलटी और बेजात और महरोज उसके सामने आ गया। क्या हमारे गार्ड से ज़्यादा बनता है? 2 मिनट में हमें भून कर खा जाएगा। ज़रा स्टाइल मारो। रैम वॉक करते हुए अंदर जाओ और इन्हें ज़रा अपनी चाल में फंसाओ। हमें उस ऊपरी कमरे तक जाना है। महरोज बोला। जबकि रूह को अपने आने का मकसद समझ आ गया। अफसोस से सर हिलाने लगी। मैडम, बाद में अफसोस करना भी निकलो, पहुंचो अंदर। महरोज ने उसे धकेला। नहीं कर सकती, किसी और को लेकर आते। बेसात गाड़ी से टेक लगा कर उस पर जैसे चलती तीली गिरा गया। मुझसे बेस्ट एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। आई प्रूव माई सेल्फ। सांस मत भूल जाना सांस मत भूल जाना। बेजात के आखिरी जुमले से तब चढ़ाए वो आगे बढ़ी और बड़ी हिरनी सी चाल चलती अंदर दाखिल होगी। अंदर उसकी सोच और तवक्का से ज़्यादा लोग थे। वो लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करती फाइल जो यहाँ से उठानी तो उसे देखने लगी। अब रूह अंदर थी जब उसके पास गन भी थी जो बेजात ने दी थी और दूसरी तरफ से जैसे इनका ध्यान हटा, बेजात और महरोज ऊपर ही चढ़ने लगे। क्या तुम्हें लगता है वो संभालेगी? महरोज को फिक्र हुई। कुछ तो सिखाया ही होगा शजर ने। तुम टारगेट पर ध्यान दो, गो हेड। उसे आगे बढ़ने का कहने लगा, जबकि रूह अंदर कौन सा जलसा कर रही थी मालूम नहीं था।
बेसात चंद लम्हे उसे देखता रहा। वो अपने टारगेट तक सहूलत से पहुंच गए थे। महरोज ने उसे ग्रीन सिग्नल दिखाया और बेजाद शाह अंदर घुस गया। उसने बिल्कुल उसी तरह सामने कुछ देखे बिना 3 गोलियां उसके माथे में उतारी और उस बच्चे को उठा लिया, जिसकी मजबूरी वो यहाँ आया था, वरना मुबीन खान से तो सब झगड़ा चल रहा था। जब से उसके घर पे शजर ने रेड डाली थी, वो बच्ची खौफजदा थी। बेजाद ने उस बच्चे के नाक में रुमाल रखा और महरोज ने उसे बाजू में उठा लिया। गोलियां बिना आवाज़ की लगी थी, तभी नीचे से कोई ऊपर नहीं आया था। वो लोग नीचे उतरे और महरोज ने रू को इशारा किया। उसके कान में लगी ब्लूटूथ पर सिग्नल दिया था उसे बाहर निकलने का। ओके गाइस, अब मैं चलती हूँ, वो बोली और बाल झटकते निकलने लगी। कहाँ? एक आदमी ने उसे पकड़ा। अरे हटो, बस मेरे पास इतना ही टाइम था, वो बोली, जबकि वहाँ सब मर्द खड़े हो गए। रूह परेशान स्टेप पर पलटती, लेकिन उसके गिर्द घेराव बना लिया था उन लोगों ने। निकलो यहाँ से, बेजाद ने सबको ऑर्डर्स दिए। रूह नहीं आई यार, मैं रोज़ परेशानी से बोला। आ जाएगी, शजर अब्बास की स्किल्स चेक करने दो मुझे। वो क्या क्या खुद भी गाड़ी घुमा गया। बेजाद कामते लहजे में उसकी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। गुस्से से उसने गाड़ी रोक की, स्टीयरिंग पर हाथ मुक्का देकर मारा। बाकी सबकी गाड़ी निकल चुकी थी। वो पलटा। कहाँ चली मोहतरमा? वो मज़े से उसके नज़दीक होने लगे थे। मैं तुम सबको शूट कर दूंगी। वो काम से गई। वो पीछे कदम लेना चाहती थी। कर ना, दिल पे मार। उन्हों में से एक ने कहा और वो की जैकेट खींची। हटो, वो की सांस वो करने लगी और अचानक इस हॉल में तेज फायरिंग हुई तो सब मुड़े। वो तन्हा था उन सबके सामने। वो बेजाद को देख रही थी, सर झुकाने लगा था। उन सब ने गन्स निकाली, कुछ ऊपर भागे, कुछ बेजाद पे बंदूक तान गए। अचानक बेजाद ने एक गैस बम फेंका और चारों तरफ धुआं फैलने लगा। सब कांपते हुए इधर उधर हुए और उसने खड़ी खड़ी मुर्दा बनी रूह को खींचा अपनी तरफ। वो सबको मार चुके हैं, पकड़ो इन्हें। वो बाहर दौड़े। बेजाद गाड़ी में सवार हुआ। रूह भी जल्दी से बैठी और खुद को इनहेल किया। बेजाद ने गाड़ी घुमाई और भी वो भागा था कि उसकी गाड़ी के टायर्स पर फायरिंग की थी उन लोगों ने। गाड़ी के टायर्स फटे और वो बाहर निकले। भागो जाओ, उसने उसे घने जंगल में उतरने का कहा। नहीं, जंगल में जानवर होते हैं शुमैद, इडियट, ये मार देंगे। वो धाड़ा। रो रोती हुई जंगल में उतरी और बेजाद ने फायरिंग शुरू कर दी। वो फायरिंग कर रहा था। रो एक दरख्त के पीछे छुप गई। वो कांप रही थी। वो इस सब करने की अहल नहीं थी कि वो इतनी गोलियों की आवाज़ सुन भी सके। वो कानों पर हाथ रख के वहीं बैठ गई और कुछ देर बाद बेजाद अली शाह के कूदने की आवाज़ पत्तों पर महसूस हुई। रूह, हल्की आवाज़ में वो बोला था, लेकिन रूह तो वहीं थी। रूह, वो फिर बोला। बेजाद वो कांपते लहजे में उसकी जानिब हाथ बढ़ा गई। रूह, कहाँ हो तुम? वो फिर बोला, आवाज़ मध्यम थी। यहाँ उतरे हैं वो दोनों। उसके कान खड़े हुए। अब वो इस तरफ अंधेरे में रूह को कहाँ ढूंढे। उसने मुठियाँ भींच ली। वो पलटा और रूह को सामने दरख्त के पास हाथ बढ़ाए देख वो ज़रा थामा था। वो किसी मजलूम बच्चे की तरह बैठी थी, बेबस लाचार। वो आगे बढ़ा और उसको बाहों में उचक लिया। वो उसके सीने से लग गई। उसे लेकर भागना उसके लिए नामुमकिन था। मालूम नहीं कहाँ फंस गया था वो। उनके पीछे तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। वो जानता था वो जितना भागेगा उतना पकड़ा जाएगा। उसे रुकना ही था, क्योंकि अब उसके पास हथियार भी कोई दूसरा नहीं था। वो दूसरी सीन दरख्तों और झाड़ियों की ओट में हो गया। सुबह होने का इंतज़ार करो, वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, वो बोली। नहीं, छोटे माली का हुक्म है कि बेजाद अली शाह को पकड़ो, दूसरा बोला। वो उसके सीने से चिपकी उसकी गोद में बैठी थी, जबकि दोनों उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। लेकिन इस अंधेरे में कैसे ढूंढेंगे हम उन लोगों को? ऐसा करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं उन दोनों को। या तो ये रातों रात ही किसी जानवर का खाना बन जाएंगे, या फिर सुबह ही हमारा हाथों मरेंगे। शायद उन सबका इत्तेफाक हो गया था इस बात पर। तभी उनके कदम पलटे। वो लोग शायद उस खौफनाक जंगल से बाहर निकल गए थे। बेजाद ने सूख कर सांस लिया, जबकि रूह अभी भी चिपकी हुई थी उसके सीने से, जबकि उसके बाजू पर चोट लगी थी। रूह, उसने उसे दूर करना चाहा। नहीं मैम, वो जा चुके हैं, वो आहिस्ते से बोला। रूह ने आंखें खोली। अब हम क्या करेंगे? क्या फ़ायदा आपके माफिया होने का? आप दबक कर बैठे हैं। वो उसके बाजू पर थप्पड़ मार गई। बेजाद ने अपना बाजू पकड़ा। आपको चोट लगी है? वो एकदम सीधी हुई और उसका बाजू पकड़ा। नहीं, मैं जन्नत में हूँ तुम्हारे साथ, बहुत मज़ा आ रहा है, वो चिढ़कर बोला। ज़रा जब वो उसकी गोद से हिल भी रही हो, उसने अपनी टांगें फैलाई और पत्तों की आवाज़ भी सी उभरी।
उन्होंने होठों पे उँगली रखकर उसे शोर करने से रोका जब बेज़ाद उसे इग्नोर करके अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। रोज़ के चौड़े सीने को देखने लगी और एकदम उसकी शर्ट पकड़ ली। आप मेरे सामने शर्ट कैसे उतार सकते हैं? कितनी बदतमीज़ी है ये, वो भड़की थी। रू मेरे बाजू पे चोट लगी है। क्या तुम्हें क्या तुम मुझे देखने दोगी? पहले ही मेरे सीने पे बैठी हो। अब ज़ुबान बंद करना वरना मुझे बखूबी आता है तुम्हारा मुँह बंद कराना। वो दाँत पीस के बोला जबकि रूह नाखून दाँतों में दबाके। मैं तो घूरने लगी। वो घूरने लगा जबकि वो चुप होगी। बेज़ाद से ज़रा फासले पर हुई बेज़ाद ने शर्ट उतार दी। एकदम ही उसने शर्ट उतारी। रूह आँखें खोले उसके चौड़े सीने और मज़बूत बाजुओं को देखने लगी। बेज़ाद की तवज्जो अलबत्ता उस पर नहीं थी। उसने अपना ज़ख्म देखा। उसे गहरी चोट लगी थी जिसमें से खून भी काफ़ी तेज़ी से निकल रहा था। या अल्लाह! वो एकदम उसका बाजू पकड़ के चोट लग गई। पहले बता देते, अब क्या करें? आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए बेज़ाद। शट योर माउथ फॉर 1 सेकंड। वो सख्ती से घूरता उसे झटक गया और वो मुँह बनाकर खामोश हो गई जबकि बेज़ाद ने मिट्टी अपने बाजू पे मल दी। वो आँखें फाड़े देखने लगी। कुछ ही देर में खून रुका और उसने शर्ट बाजू पे बाँध दी और गहरा सांस भर के उसकी जानिब देखा जो उसी की तरफ सांस रोके देख रही थी। उसकी सर सांस में बेज़ाद का डिंपल नुमाया हुआ और फिर गायब हो गया। उठो, वो बोला। कहाँ? वो ना समझी से उसे देखने लगी। तुम मेरी गोद में बैठी हो, अब उठ जाओ, हमें यहाँ से जाना है, वो उसे चौथा बोला। हाँ तो सीधा सीधा कहें कि रूह घर चलना है। बस सुना रही हैं, यूँ समझाते हैं जैसे सारी अकल तो आपके पास है। सही से माफिया का काम भी आता है नहीं। बंदा 6-7, चलो कम से कम 10-12 गन्स अपने साथ रखें, एक गन लेके घूमते हो। मुंह बंद करो अपना और सामने देखो। उसने उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचा वरना वो दरख्त में जाकर बसती। और थैंक्स, मुस्कुराए और उसके साथ चलने लगी। दोनों दरख्तों और झाड़ियों को हटाते आगे बढ़ रहे थे। बेज़ाद, वो तो सवालों की दुकान थी। वो कुछ नहीं बोला था। बेज़ाद, यहाँ जानवर भी हैं? क्या यहाँ खरगोश हैं? वो काफ़ी पुरजोश दिख रही थी। रात में नहीं देखेंगे, वो संजीदगी से बोला। क्यों? वो उदास हुई। वो अपनी माँ के पास होंगे, सो रहे होंगे। वो इधर उधर देखता बोला। माँ के पास कितने खुशनसीब होते हैं जानवर, उनके माँ बाप उनके साथ होते हैं। वो कुछ हसरत से बोली। बेज़ाद ने उसके सिर देखा। तुम अपने शौहर से कहना वो तुम्हारे बच्चों से बहुत मोहब्बत करेगा, वो बोला जबकि रूह तो ऐसे शर्माई के बेज़ाद आईब्रो झुका गया। हाँ, मैं बहुत सारे बच्चों करूँगी और इन्हें यतीम खाने नहीं दूँगी, वो मज़े से बोली। बेज़ाद ने उसकी जानिब देखा। क्या लाइफ थी तुम्हारी वहाँ? उसने वैसे ही पूछ लिया। लाइफ? लाइफ तो मुझे शजर ने दी है। सब चीज़ जो मैंने माँगी, मगर गुस्सा भी करते हैं। खैर वहाँ मैं ज़्यादातर बीमार रहती थी। बहुत सारे बीमार, सब कहते थे मर जाऊँगी और बहुत बार ऐसा हुआ मरने के करीब पहुँच गई, लेकिन फटक से मौत को छूकर वापस आ गई। ऐसे हूँ बस। फिर मैं तो हँसने लगी। बेज़ाद भी हँसी और सर हिलाने लगा। तुम्हें क्या कुछ याद है? वो रोड पर निकल आए थे। हाँ, सब कुछ याद है। लेकिन लेकिन बताया ना कि मैं बीमार रहती थी। तो तुम्हारे फादर क्या करते थे? बेज़ाद ने उसकी अक्ल पे तौबा कर ली कि उसे याद सब था लेकिन एक बात याद नहीं थी। या शायद याद हो, वो बताना ना चाह रही हो। रूह ने एकदम उसकी जानिब देखा। मेरे बाबा? वह हैरान हुई। आज तक किसी ने पूछा ही नहीं था उसके बाबा के बारे में। हाँ, बेज़ाद दीवार से टेक लगा के जबकि रूह उसके सामने खड़ी थी। मेरे पापा इंडियन थे। मैं भी इंडियन हूँ। वो मुस्कुराए। बेज़ाद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरे पापा ना इंडियन आर्मी में थे और मेरी मम्मा भी इंडियन आर्मी में डॉक्टर। हम बहुत खुश थे। वो सर्द सांस खींच गई। बेज़ाद की आंखों में सवालात का उछालता था। तुम यहाँ? हारून बेग। उसे जैसा कुछ याद आया। उसकी सांसें अजीब सी होने लगीं। सांसों की बेहंगमी होते ही उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो अपना इनहेलर ढूंढने लगी जो कि उसके पास नहीं था। बेज़ाद ने उसकी जानिब इनहेलर बढ़ा दिया और उन्हें जल्दी से इनहेलर लोगों से लगा लिया। जबकि सामने वाला इस तरह बेचैन हो गया तो गोया बेचैनी उसके अंग अंग से वाजिया थी। हारून बेग कौन? वो लाइल्मी का इजहार करने लगा। रूह ने सुर्ख आंखें उस पर काट दी। वो चाहत में नहीं था। वो कांपने लगी जबकि बार बार उसकी सांसें फूल रही थी। फैज़ाद उसके नज़दीक आया और उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। रिलैक्स, वो प्यार से बोला। वो वाकई चाहत में नहीं था। उसने उसने मुझे वो सिसक उठी। फैज़ाद शौक था, इतना हैरान कि वो उसे बाजुओं में भर गया। उसके सीने से लगी बुरी तरह रोती। उसने मज़ीद सवाल नहीं किए। कांपते हाथों से इनहेलर जो लोगों से दबा रखा था। अब उसे समझ आ गई थी उसको मारना कौन चाहता था। वो जानता
नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे अंदाज़ा हो गया था कि शजर भी सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा था। उसके चेहरे का गुस्सा और आंखों में शोले थे, और वो उसके सीने से तादेड़ लगी रही, और जब शायद दिल हल्का हुआ तो वो अलग हुई और कुछ झिझक गई। आपने शर्ट नहीं पहनी, जीन भी चिपक सकते हैं, उसने ज़रा मुंह बना के कहा। बेजात अपनी पेशानी पीट लेता। मेरा बाजू जख्मी है रूह, तो कपड़े उतारने का क्या मकसद? वो भड़की। कपड़े पहन लूँ तो फिर से सीने से लग जाओगी, वह बोझ खा गया। जबकि रूह ने उसे हील दिखाई दी अपनी। बेजात लब दबा गया। मार भी दूंगी सर पर, आए बड़े। वो आगे चलने लगी, जबकि बेजात की पर सोच निगाहों ने उसे देखा था। न समझी उसकी आंखों में थी, मालूम नहीं क्यों उसका दिल अपनी ज़िंदगी में मिलने वाली हज़ार लड़कियों पर भी ना आया, और एक कमअक्ल बेवकूफ़ झिंडी सी लड़की पे आने लगा था। मुमकिन था रिश्ते का एहसास उसे रूह की जान खींचता था।